प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है इमाइल दुर्खिम का जीवन चित्रण एवं कृतियाँ। इससे पूर्व के वीडियो में भी जीवन चित्रण के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम इसके बाकी बचे हुए जीवन चित्रण एवं कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने ये बताया कि इमाइल दुर्खिम का जन्म कब और कहाँ हुआ, उसका कौन सा धर्म को मानने वाले थे, कैसी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। इसके बाद हम यहाँ ये चर्चा करेंगे कि उनके जीवन काल किस प्रकार का रहा। तो इमाइल दुर्खिम अपने समय का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है। प्रत्येक इमाइल दुर्खिम को भी किया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने समय का सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भी हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इमाइल दुर्खिम को भी किया। दुर्खिम के जीवन और कृतियों को जानने के लिए उनके समय की यूरोप व फ्रांस की परिस्थितियों का उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा। दुर्खिम के समय यूरोप और फ्रांस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। उस समय सर्वत्र औद्योगिक विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धूम मची हुई थी। धर्म और विज्ञान में संघर्ष चल रहा था। पुरानी मान्यताएं जो धर्म और नैतिकता पर आधारित थी ध्वस्त हो रही थी और उनके स्थान पर नवीन नैतिकता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो विज्ञान पर आधारित हो, जो विज्ञान को पल्लवित एवं पोषित कर सके। यह वह समय था जब संपूर्ण यूरोप का ही जीवन दर्शन करवट ले रहा था। इसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जो नवीन नैतिकता की स्थापना करने में अपना अपेक्षित योगदान हो सका। दुर्खिम बचपन से ही एक प्रखर बुद्धि के थे। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में आपने विशेष योग्यता एवं सफलता प्राप्त की थी। एपिनल के कॉलेज में दुर्खिम ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आपने फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मल अकादमिक में प्रवेश लिया। इकोल अकादमिक उस समय फ्रांस की ही नहीं वर्ण विश्व की लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं थी, जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने के लिए योग्य समझा जाता था। प्रारंभ से दुर्खिम की शिक्षक बनने में रुचि थी, अतः वह स्वाभाविक ही था कि वे इकोल अकादमी का छात्र होने का गौरव प्राप्त करते। इकोल अकादमी में फ्रांस, लैटिन और ग्रीक दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। दुर्खिम को भी 3 बार प्रयास करने के बाद इस शिक्षण संस्था में प्रवेश मिल पाया था। जिस समय दुर्खिम ने इकोल अकादमी में प्रवेश लिया, उस समय वहाँ प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री सोलोमन रैना तथा मानव शास्त्री लेवी ब्रूहुल अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे। दार्शनिक बर्गसन उनके 1 वर्ष आगे थे तथा मनोवैज्ञानिक जेनेट तथा तर्कशास्त्री गोबलोट उनके सहपाठी थे। इसी समय कई अन्य ख्याति प्राप्त विद्वान जैसे एस्पिनास, हुब्रट, बोगल, ग्रेनेट, डेवी इकोल अकादमी में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इकोल अकादमी का पाठ्यक्रम दुर्खिम की रुचि के अनुकूल नहीं था। दुर्खिम की रुचि तो विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद में थी, जबकि इस संस्था में परंपरावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाता था। इकोल अकादमिक में लैटिन कविता और ग्रीक गद्य का अध्ययन भी उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी रुचि तो व्यवहारिक ज्ञान की राजनीतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक दशाओं के अध्ययन में थी। वे उस ज्ञान और दर्शन को भी व्यर्थ मानते थे जिसमें अपने समय की राजनीतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन न किया जाता हो। ऐसे अध्ययन और ज्ञान की उपादेयता में ही आपको संदेह था। आप किसी भी सामाजिक व राजनीतिक घटना के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग के साथ साथ दार्शनिक औचित्य का भी आवश्यक मानते थे। आप दर्शन को राजनीति के अभाव में भी राजनीति के और दर्शन के अभाव में उपयोगी नहीं मानते थे।
इस प्रकार दुर्खिम इकोल अकादमी के शैक्षणिक वातावरण से क्षुब्ध थे और कभी कभी आप अपने अध्यापकों के प्रति भी विद्रोह हो जाया करते थे। फिर भी उनके मन में इकोल अकादमी के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी, इसीलिए ही आपने अपने पुत्र आंद्रे को भी इसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु भेजा। इकोल अकादमी के प्रोफेसर फस्टेल डी कोलेंजस, जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रत्यक्षवादी विचारक थे, का दुर्खिम से विशेष स्नेह था। दुर्खिम भी उनसे प्रभावित थे और उन्हें आदर्श अध्यापक के रूप में मानते थे। यहाँ तक कि दुर्खिम ने जब मॉन्टेस्क्यू पर अपना लैटिन भाषा में शोध प्रबंध लिखा तो उसे प्रोफेसर फस्टेल डी कोलेंजस को भी समर्पित किया। कोलेंजस से ही दुर्खिम ने अध्ययन पद्धति ग्रहण की थी और कोलेंजस उन छात्रों के विचारों का सम्मान करते थे जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। कोलेंजस जब इकोल अकादमी के निर्देशक बने तो आपने पाठ्यक्रम आदि से संबंधित नीतियों में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप ही संशोधन किया। इससे वे छात्रों में और अधिक सम्मानीय बन गए थे। इसी शिक्षण संस्था में दुर्खिम ने इमाइल बोट्रक्स के निर्देशन में अपनी डॉक्टर की उपाधि के लिए शोध प्रबंध भी लिखा। इकोल अकादमी का शैक्षणिक पर्यावरण चाहे दुर्खिम की रुचि के अनुकूल न हो रहा हो, फिर भी निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि यहाँ उन्हें बौद्धिक परिपक्वता और मानसिक चिंतन का मार्ग प्राप्त हुआ। आपने अध्ययन के दौरान दुर्खिम ने अपने शिक्षकों के हृदय में स्थान बना लिया और उनकी छवि एक होनहार और प्रतिभावान छात्र की बन गई थी। अध्ययन के दौरान ही दुर्खिम ने एक विद्वान सीलर पर तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी तथा मैं विषय पर लेख भी लिखा। उनके लेखों से उनके शिक्षक कई बार तो इतने प्रभावित हो जाते थे कि वे उन्हें कक्षा में पढ़कर सुनाते थे। इमाइल बोट्रक्स ने दुर्खिम को शोध प्रबंध लिखने का आमंत्रण भी उनके लेख से प्रभावित होकर ही दिया था। बोट्रक्स के विचार एवं पद्धति का प्रभाव आगे चलकर दुर्खिम की रचनाओं एवं सिद्धांतों पर भी पड़ा, जिसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्खिम के सिद्धांतों में समूहवादी विचार का प्रवेश इसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रभाव कहा जा सकता है। दुर्खिम जब इकोल अकादमी की अंतिम परीक्षा दे रहे थे तो उन्हें खुजली अर्थात उनका एक चर्म रोग ने उसको घेर लिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप उनके अध्ययन में बाधा पहुंची और उनका परीक्षा परिणाम ये रहा कि आप सफल छात्रों की सूची में एक को छोड़कर अंतिम छात्र थे। दुर्खिम बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे थे। आप सदैव गंभीर एवं चिंतनशील मुद्रा में रहते थे। अपनी कक्षा में आप छात्रों के मध्य अपने विचारों को बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते थे। अध्ययन के दौरान केवल आप अपने पाठ्य पुस्तकों तक के सीमित नहीं रहते थे, वरन अपने समय की अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं की चर्चा आदि वाद विवाद और विचार विनिमय भी भाग लेते थे। कई विषयों पर आपके विचार और चिंतन मौलिक एवं प्रभावपूर्ण थे। दुर्खिम की ज्ञान गंभीरता उनके सहपाठियों की चर्चा का ही विषय था। इसी कारण से आप अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों से अधिक घनिष्ठता कायम नहीं कर पाए थे। रॉबर्ट बीरस्टीन ने दुर्खिम के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए ये लिखा है कि वह नितांत गंभीर था, उसे हल्कापन पसंद नहीं था, लगता है उसमें विनोद प्रियता नहीं थी, और इससे भी अधिक बुराई उन श्रेष्ठ व्यक्तियों और साथियों के प्रति सहनशीलता का अभाव था जिनके विचार और स्वभाव उसने भिन्न होते थे। उसकी मुखाकृति निरुलास थी, उसकी कट्टरता और अंत्याजा और उसकी निष्ठापूर्ण थी। व्यक्तित्व के इन लक्षणों से उसके मित्रों का दायरा कुछ सीमित कर दिया था और निसंदेह उन विस्तृत प्रभाव को भी सीमित कर दिया था जो उसकी कृति को संतुलित कर देते और उसके शुष्क पक्षों को स्निग्ध बना देते थे।
इकोल अकादमिक से उपाधि ग्रहण करने के पश्चात दुर्खइम ने 5 वर्ष तक पेरिस के क्षेत्रीय स्कूलों में अध्यापन कार्य किया और आपने सेंट हाई स्कूल, सेंट क्वेंटी हाई स्कूल तथा ट्रायस हाई स्कूल में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। आप लीसी में भी अध्यापक रहे तथा उच्च कक्षाओं में मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। दुर्खइम के बाद यहाँ समाजशास्त्र को भी अध्ययन में सम्मिलित कराया। धीरे धीरे दुर्खइम कुछ एक कुशल और सफल अध्यापक के रूप में जाने जाने लगे। सन 1885-86 में दुर्खइम ने अवकाश लेकर पेरिस और जर्मनी में अध्ययन किया। जर्मनी प्रारंभ से ही यूरोप का शैक्षणिक केंद्र रहा। दुर्खइम ने यहाँ नीतिशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अनुशीलन किया और यहाँ आपने अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं सांस्कृतिक मनोशास्त्र का भी अध्ययन किया। यहीं पर आप ऑगस्ट काम्टे के सिद्धांतों और विचारकों से परिचित हुए और उसी आधार पर आपने प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। जर्मनी में अध्ययन के दौरान आप बर्लिन तथा लेप्जिंग नगर में भी रहे और लेप्जिंग में आप प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुंट के संपर्क में आए और जर्मनी में 1 वर्ष के प्रवास काल में आपने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। एक दर्शन शास्त्र पर, दूसरा प्रत्यक्षवादी नीति शास्त्र पर था। ये दोनों प्रतिवेदन आपके लिए वरदान सिद्ध हुए और इनके कारण आप संपूर्ण फ्रांस में प्रसिद्ध हो गए। सन 1887 में दुर्खइम जर्मनी से पेरिस लौट आए और वहाँ के बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में आपका शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई और आपके लिए विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का पृथक विषय विभाग खोला गया और 1896 में दुर्खइम को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार आपने फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय भी प्राप्त हुआ। शिक्षा, मनोविज्ञान, आत्महत्या, अपराध का समाजशास्त्र, दंड एवं समाजवादी सिद्धांत आदि विषयों का अध्ययन का कार्य किया। आपने धर्म, नैतिकता एवं कानून विषयों को भी पढ़ाया और 1893 में दुर्खइम को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ का नाम समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी था और बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान ही दुर्खइम के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिसमें पहला था समाज में श्रम विभाजन और समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम और आत्महत्या। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।